गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है, क्या होता है ये डिपार्टमेंटल, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम समझेंगे। देखिए, एक कंपनी है, जैसे आपने अपनी गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं, तो जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है, उस कंपनी के पास एक तो सेल्स डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्ट को या कार को या बाइक्स को बेचता है। इसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट होता है उनका सर्विस डिपार्टमेंट, उसमें भी एक स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट है, एक आपकी सर्विस करता है। तो जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, अगर वो चाहती है, तो मैं 3 डिपार्टमेंट मान लेता हूँ, ए बी सी डिपार्टमेंट है इस कंपनी के। कौन सी कंपनी है ये? ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है? ये सेल्स करती है, तो ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है। ये कंपनी स्पेयर पार्ट की खरीद बिक्री करती है, तो ये हमारा स्पेयर पार्ट डिपार्टमेंट है। और ये कंपनी आपकी, जो आप मंथली सर्विस कराने जाते हैं, तो ये सर्विस करती है, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट है। अब ये ऑटोमोबाइल कंपनी चाहती है कि मुझे तीनों डिपार्टमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये पता रहे। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसे तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों करना चाहते हैं? ऐसा इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें ये तो पता रहे कि किस डिपार्टमेंट से मुझे कितना प्रॉफिट है। और जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे को सैलरी बढ़ाओ, तो ये डिपार्टमेंट के जो परफॉर्मेंस है उनके बेसिस पर ही उनकी सैलरी, उनके इंसेंटिव सारे डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ये जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L अकाउंट हमें बनाना होगा। तो हमारे पास 2 तरीके के एक्सपेंडिचर होंगे। एक तो एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड विद डिपार्टमेंट। ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इनके लिए तो कोई सोचना ही नहीं है। जिस डिपार्टमेंट का जो खर्चा है, या इनकम भी लिख सकते हैं, या जिस डिपार्टमेंट की जो इनकम है, वो उस डिपार्टमेंट में आप एंटर कर दीजिए। दूसरे एक्सपेंडिचर होते हैं कॉमन एक्सपेंसेस। अब कॉमन एक्सपेंसेस में कैसे? तीनों डिपार्टमेंट हैं, एक ही प्रीमिसेस में चल रहे हैं, तो रेंट तो उस पूरी प्रीमिसेस का जा रहा होगा। तो अब मुझे जो रेंट है वो तीनों डिपार्टमेंट में बांटना होगा। तो हम कैसे बांटेंगे रेंट को? आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, जितना एरिया जिस डिपार्टमेंट में ले रखा है उसको बांट दीजिए। एग्जैक्टली हम भी यही करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि जो कैंटीन है, कैंटीन तीनों डिपार्टमेंट के लिए है, तो आप कहेंगे सर जितने एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से बांट दीजिए। बिल्कुल ठीक है। हम कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी बताइए, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी आपके जितना इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट है उनके हिसाब से बांट दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो एरिया के हिसाब से बांट दीजिए। तो ये जो कॉमन एक्सपेंडिचर हैं, जो तीनों डिपार्टमेंट के लिए इनकर्ड हो रहे हैं, इनकर्ड फॉर ऑल डिपार्टमेंट, इनको हमें एलोकेट करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे, कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं, उनको हम कैसे एलोकेट करते हैं। देखिए, जैसे पहला है आपका इंडिविजुअली आइडेंटिफाइबल डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस। तो मैंने बता दिया कि जो एक्सपेंसेस देखे हैं उनमें बांट दीजिए। दूसरा है कॉमन एक्सपेंसेस। तो कॉमन एक्सपेंसेस में जैसे रेंट, रेट्स, टैक्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो हम किस में बांट देंगे? जो फ्लोर एरिया दे रखा है, जिस डिपार्टमेंट ने जितना एरिया ऑक्यूपाई कर लिया कर दीजिए। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, तो आपका लिखा होगा कि इतना डिपार्टमेंट एनर्जी इतनी कंज्यूम कर रहा है, नहीं है तो एरिया में बांट दीजिए। सेलिंग एक्सपेंसेस कोई भी हो वो सेल्स के रेशियो में बटेंगे। कैरेज इनवर्ड किस रेशियो में बटेगी? कैरेज इनवर्ड सर परचेज से रिलेटेड है,
तो परचेज रेशियो में बांटेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव भी हमें क्रेडिटर से होती है ना, तो हम किस रेशियो में बांटेंगे? परचेज रेशियो। वेजेज एंड सैलरी, अगर एक ही बंदा है जो तीनों जगह काम कर रहा है तो टाइम डिवोटेड से हो जाएगा, नहीं तो आपके पास नंबर एम्प्लॉयज होंगे उनके हिसाब से हो जाएगा। फिर डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, तो आपकी जो डिपार्टमेंट जितनी एसेट्स लगा रहा है उसकी एसेट से बांट दीजिए, और नहीं पता चल रहा है तो आप टाइम के बेसिस पे बांट दें कि कितनी एसेट कितना टाइम यूज कर रही है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी ऑफ मैनेजर, डायरेक्टर, ये कॉमन है, तो इनको आप टाइम बेसिस पे बांट दीजिए और किसको? तीनों में बराबर बांट दीजिए। 3-4 जितने भी डिपार्टमेंट है सब में बराबर बांट दीजिए। लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, तो डेफिनेटली स्टाफ वेलफेयर है, लेबर वेलफेयर है, तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय से बढ़ जाएगा। पीएफ एंड ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ये आपके वेजेज एंड सैलरी के हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट का एक लॉजिकल रीजन है कि ये इस तरीके का खर्चा है तो इसको इस तरीके के बेसिस पे बांटना पड़ेगा। अब देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो डिपार्टमेंट्स के नहीं होते, जैसे कि आपकी डिविडेंड इनकम हुई है। अब डिविडेंड इनकम किसकी है? कोई डिपार्टमेंट की है? नहीं है, तो वो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी&एल में ना जाके वो जनरल पी&एल में जाएगी, ठीक है ना। तो ये लिखा है मैंने, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब जैसे ये जो इसके बाद एक टॉपिक इसमें है, वो भी समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मतलब क्या है? देखिए, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इसका मतलब क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का मतलब है, जैसे मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, ए, बी, सी। अब बी डिपार्टमेंट को कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो ए डिपार्टमेंट बनाता है, तो ए क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा किसको? बी को। अब यहां पर 2 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में ये ट्रांसफर करता है एट कॉस्ट प्राइस, ट्रांसफर टू बी एट कॉस्ट। तो जब ए ने कोई प्रॉफिट ऐड नहीं किया तो बी के क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी प्रॉफिट ऐड नहीं है। सपोज कर लीजिए ए ने ट्रांसफर किया है 10,000 रुपए का, ठीक है। ए ने कितने का ट्रांसफर किया है आपका? ए ने 10,000 रुपए का ट्रांसफर किया है बी के यहां पर, और बी ने उसमें से 80% यूज कर लिया है, 20% अभी इसका अनयूज्ड है। इसका मतलब बी के क्लोजिंग स्टॉक में कंसिस्ट करता है ₹2,000 ट्रांसफर फ्रॉम ए, यस और नो। बी के स्टॉक में 2,000 रुपया ऐसा इंक्लूड है जो ए से आया है, लेकिन ए ने इस पे कोई भी प्रॉफिट ऐड नहीं किया था। तो ये केस 1 है जब ट्रांसफर किया जा रहा है एट कॉस्ट प्राइस।
अब मैं केस 2 लेता हूं, जब ट्रांसफर किया जाता है एट एबव कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे कि ए है, ट्रांसफर कर रहा है बी पे, ट्रांसफर गुड्स ऑफ कॉस्टिंग 10,000 at 25% profit on cost। अब ए ने बी को माल बेचा 10,000 का मटेरियल, कितने पे बेचा, कितने पे ट्रांसफर किया है, 25% ऐड करके, यानी कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 10,000, और ट्रांसफर किया कितने पे, 10,000 प्लस 25%, यानी कि 12,500 पे ट्रांसफर किया है। ठीक है ना। अब समझिए जरा, बी ने क्या किया है, 80% तो यूज कर लिया एंड सोल्ड भी कर दिया, 20% अभी इसका अनयूज्ड है। सही है। तो ये जो 20% अनयूज्ड है, इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी कंसिस्ट हाउ मच, 12,500 का 20%, 2,500 गुड्स जो से ए से मिला था। यस और नो। अब आपको पता है कि ए ने इस पे कितना प्रॉफिट ऐड कर रखा है कि नहीं, कितना प्रॉफिट ऐड कर रखा है, $2,500 ऐड कर रखा है इसने प्रॉफिट। इसका मतलब है कि बी के यहां जो स्टॉक है उसमें कुछ एलिमेंट प्रॉफिट का भी इंक्लूडेड है जो ए ने लोड किया था। अब आप समझिए कि एक कंपनी है, कंपनी एक ही है, तो वो अपने यहां जो स्टॉक मेंटेन करेगी वो किस प्राइस पे करेगी, कॉस्ट प्राइस पे। तो ए ने जब बी को मटेरियल भेजा है, इसका मतलब है कि बी के यहां पर जो स्टॉक है उसमें कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है। ये हमारा स्टॉक रिजर्व कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टॉक रिजर्व। ये वही स्टॉक रिजर्व है जो हम कंसाइनमेंट में बनाते थे, जब हम गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे देते थे, और फिर क्लोजिंग स्टॉक हम इनवॉइस प्राइस पे रखते थे, और यहाँ पर जो डिफरेंस होता था स्टॉक में इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, वो हम स्टॉक रिजर्व बनाते थे। तो बी के यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक तो 2,500 रुपए ही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट एलिमेंट है वो क्या होगा, प्रॉफिट एलिमेंट इन 2,500, और वो कितना है 2,500 का, वो आप कैलकुलेट करेंगे तो 500 रुपए निकल आएगा। सीधा सीधा आप करेंगे कि ये देखिए ना, 2,500 रुपए का पूरे पे था, तो 20% अनयूज है, इसका मतलब है 500 रुपए इसमें इंक्लूडेड है। तो इंटर डिपार्टमेंटल जब ट्रांसफर होते हैं तो हमें स्टॉक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, और जो स्टॉक रिजर्व है वो हम क्रिएट करते हैं बाय एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। और वो क्लोजिंग स्टॉक को एलिमिनेट कैसे करेंगे वो हमें समझना है। पहले ये कंसेप्ट समझें कि स्टॉक रिजर्व क्या होता है। स्टॉक रिजर्व का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट एलिमेंट इंक्लूडेड है, उस प्रॉफिट एलिमेंट को हटाना है। जो प्रॉफिट एलिमेंट इसमें इंक्लूडेड होगा वो ही हमें हटाना है। अब इसमें दूसरा पार्ट समझिए, कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चंस करने से आपको प्रैक्टिस आएगी। ठीक है। चलिए मैं एक केस लेता हूं,
ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो आपको समझने के लिए जरूरी है, इसको समझा दूं मैं। अब सपोज कर लीजिए एक ऐसा केस लेता हूं मैं, ये कंपनी इस तरीके से वर्क करती है। ए है, वो रॉ मटेरियल से कुछ गुड्स बनाता है, सपोज कर लीजिए मैं प्रोडक्ट बनाता है एक्स। बी क्या करता है, इस एक्स को फर्दर प्रोसेस करके वाई बनाता है। एक्स बना के ये ट्रांसफर कर देता है किसको, बी को। फिर बी क्या करता है, एक्स में फर्दर प्रोसेस करता है और ये क्या बना देता है, वाई। और फिर वाई किसको जाता है, सी को जाता है। और फिर वाई इसको सेल करता है। यानी कि बी जो है, ए जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, बी इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहा है। ठीक है ना। अब मैं एक केस लेता हूं, ए ने ट्रांसफर किया 1,00,000 रुपए का मटेरियल, किसको, बी को। तो बी के पास 1,00,000 रुपए मटेरियल आ गया। बी ने इसमें 50,000 रुपए और एक्सपेंड किए। बी ने इसमें 50,000 रुपए और एक्सपेंड किए। अब ये कितना मटेरियल हो गया, ये 1,50,000 का हो गया। ये इसने सी को सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सी ने इस प्रोडक्ट को बेच दिया 3,00,000 रुपए में। ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो इसमें सारा प्रॉफिट किसके पास पहुंच गया, सारा प्रोडक्ट प्रॉफिट सी के पास पहुंच गया। क्यों, इसने 1,00,000 रुपए इनकर्ड किए थे, 1,00,000 रुपए यहां पहुंच गए। इसके बाद इसने 50,000 किए, तो इनका टोटल कॉस्ट 1,50,000 हुई। 1,50,000 रुपए में इन्होंने मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। सी ने 1,50,000 रुपए का मटेरियल 3,00,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट तो सी ने ही बुक किया। ए और बी क्या कर रहे थे, घास छील रहे थे। तब क्या करते हैं, यहां पर इन्होंने सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया, ए ने कहा कि मैं ट्रांसफर करूंगा एट कॉस्ट प्राइस प्लस 20%। बी ने कहा कि मैं ट्रांसफर करूंगा एट कॉस्ट प्राइस प्लस 25%। ठीक है। अब क्या हुआ, ए बी को कितने पे ट्रांसफर करेगा, ए बी को ट्रांसफर करेगा 50% कर देते हैं। ये इसने कहा हम ज्यादा प्रॉफिट चार्ज करेंगे, तो ये ट्रांसफर करेगा कॉस्ट प्राइस यानी कि 1,00,000 रुपया प्लस 50%, यानी कि इसने ट्रांसफर किया कितने पे, 1,50,000 रुपए। तो बी को ये मटेरियल मिला कितने का, 1,50,000 का मिला। इसने फर्दर एक्सपेंडिचर किए कितने, 50,000। तो ये अब इसकी कॉस्ट कितनी हो गई, 2,00,000। ये ट्रांसफर करेगा कितने पे, एट 2,00,000 प्लस 25%, यानी कि 2,50,000 रुपए। तो सी को ये मटेरियल मिला कितने में, 2,50,000 में। सेल कितना किया, 3,00,000 में। इससे अब इनको प्रॉफिट कितना हुआ, सी को 50,000, बी को भी कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000।
और ए को भी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50,000। गौर से देख लो, 1,00,000 की चीज इसने 1.5 लाख में दी थी, इसने 2 लाख की चीज 2.5 लाख में दी, और इसने 2.5 लाख की चीज 3 लाख में दी। अब तीनों को प्रॉफिट हो गया। तो ये इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का कंसेप्ट ये हुआ कि तीनों डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं वो अपने डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट शो कर रहे हैं। अब मैं एज्यूम करता हूं कि सी के यहां सपोज कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 1,00,000 रुपए का। मैंने एज्यूम कर लिया सी का क्लोजिंग स्टॉक है 1,00,000 रुपए। तो इस सी के क्लोजिंग स्टॉक में किस किसने प्रॉफिट ऐड किया? सी के क्लोजिंग स्टॉक में बी ने प्रॉफिट ऐड किया है, और बी के पास जो मटेरियल आया था उसमें ए का भी कुछ कंपोनेंट इंक्लूडेड था, यानी कि दिस कंसिस्ट प्रॉफिट एडेड बाय बी एंड प्रॉफिट एडेड बाय ए। सो स्टॉक रिजर्व क्या होगा? ये दोनों प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे और वो हम एक्सक्लूड करेंगे, तब वो हमारा निकलेगा कि कितना प्रॉफिट ए ने ऐड किया, कितना प्रॉफिट बी ने ऐड किया। तो ये स्टॉक रिजर्व हमें निकालना होगा। ये हम क्वेश्चन से आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, अच्छी तरह समझ में आएगा। आई थिंक सो इतनी बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।